हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडीफाई सक्सेस। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग के पार्ट थर्ड को कवर करेंगे। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू कवर दीज फॉलोइंग टॉपिक्स इन दिस वीडियो: delegation, elements of delegation, importance of delegation, this is all about delegation. Then centralization, what is centralization, then what is decentralization, then what is the importance of decentralization, and at last difference between delegation and decentralization. So start करते हैं. First of all, delegation. Delegation क्या होता है? Delegation refers to the downward transfer of authority. मतलब डाउनवर्ड ट्रांसफर अथॉरिटी का, पावर का डाउनवर्ड ट्रांसफर इज डेलीगेशन. मतलब सीनियर ने अपने जूनियर को पावर ट्रांसफर कर दी कि तुम मेरी जगह इस काम को कर सकते हो, या मेरी जगह इस काम के लिए और किसी भी काम के लिए ऑर्डर दे सकते हो. इस तरह की पावर ट्रांसफर कर दी, उसको कहेंगे हम डेलीगेशन. तो डेलीगेशन इज डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. किसने दिया? सुपीरियर ने सबॉर्डिनेट को. टू इनेबल सबॉर्डिनेट्स टू परफॉर्म देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. और किस लिए दिया? जिससे कि सबॉर्डिनेट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इफेक्टिवली एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके. ऐसा ना हो कि उनके पास पावर नहीं है डिसीजन लेने की, सबॉर्डिनेट्स के पास, तो उनको सुपीरियर के पास जाके बार बार बोलना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है. तो वो परमिशन लेने वाले सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है कि तुम्हारे पास पावर है, तुम अपने आप इस पर डिसीजन लो और इस डिसीजन के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगे. और ये क्यों किया जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इफेक्टिवली और इफिशियंटली परफॉर्म किया जा सके. और जो टाइम लग रहा है थोड़ा परमिशन वगैरह में और इस तरह की बार बार उनसे पूछने में, तो वो टाइम को भी सेव किया जा सके. और टाइम सेव होगा तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी तो अपने आप आ जाएगी. तो इट इज डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन. डेलीगेशन में क्या एलिमेंट्स है? तीन मेन एलिमेंट्स है: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. तीन मेन टर्म्स हैं जो इसमें असाइन किए जाते हैं. डेलीगेशन का मतलब है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और अथॉरिटी दी सबॉर्डिनेट्स को, और क्रिएट करी अकाउंटेबिलिटी काम की तरफ उनके लिए. तो ये तीन वर्ड्स है: अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. सो लेट्स डिस्कस दीज वर्ड्स वन बाय वन. ऑथोरिटी. अथॉरिटी क्या होता है? इट रिफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज और हर सबॉर्डिनेट. ये राइट है, हक है किसी भी इंडिविजुअल को कि वो अपने सबॉर्डिनेट को कमांड दे सकता है एंड टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज और हर पोजीशन. और अपने पोजीशन के स्कोप के अंदर अंदर एक्शन ले सकता है. अथॉरिटी फ्लोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, ऊपर से नीचे आती है, सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट आती है, सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर नहीं जाती है. सबसे ज्यादा अथॉरिटी जो सबसे टॉप पे बैठा होगा उसकी होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट ही, देन नेक्स्ट ही, इस तरह से आती है. अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी कि टॉप टू बॉटम. एज द सुपीरियर हैज अथॉरिटी ओवर ए सबॉर्डिनेट. क्योंकि सुपीरियर की अथॉरिटी ज्यादा होती है सबॉर्डिनेट के ऊपर. ऑल्सो द लेवल ऑफ अथॉरिटी इंक्रीजेज एज वन मूव्स हायर. और जैसे जैसे मैनेजमेंट की हायरार्की में ऊपर जाएंगे ना, लोअर लेवल, देन मिडिल लेवल, देन टॉप लेवल, इस हायरार्की में ऊपर जाया जाएगा, तो जो अथॉरिटी है वो इंक्रीज. अथॉरिटी समझ आ गई? दैट इज पावर टू गिव कमांड्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जनरल टर्म है, आपने सुना होगा, जिम्मेदारी हिंदी में कहते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट. ऑब्लिगेशन है, उसकी ऑब्लिगेशन है सबॉर्डिनेट की, कंपल्शन टाइप का है काम करने का, टू प्रॉपरली परफॉर्म द ड्यूटीज असाइन. जो ड्यूटीज उसको असाइन की गई हैं वो उनको प्रॉपरली परफॉर्म करे. और किसने दी है? उसको सुपीरियर ने दी है वो ड्यूटीज. इट ऑलवेज फ्लोज इन अपर डायरेक्शन. और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा अपर डायरेक्शन में थी. अथॉरिटी कैसे थी? टॉप टू बॉटम, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉटम टू टॉप, अपवर्ड डायरेक्शन में. एज क्योंकि सबॉर्डिनेट हमेशा सुपीरियर की तरफ रिस्पॉन्सिबल होता है. अथॉरिटी सुपीरियर की ज्यादा होती है सबॉर्डिनेट की तरफ. अथॉरिटी टॉप से बॉटम जाती है. रिस्पॉन्सिबिलिटी सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर चलती है, बॉटम से टॉप चलती है, और सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है अपने सुपीरियर की तरफ. अकाउंटेबिलिटी. नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी. मतलब कोई भी काम आप परफॉर्म कर रहे हो उसके लिए आप आंसरेबल हो, उसके लिए आप अकाउंटेबल हो. कब कहा जाएगा? जब आप उसके लिए जिम्मेदार हो और कुछ भी गड़बड़ होती है या जो भी अच्छा होता है वो उसके लिए जो भी आंसर देने का काम करोगे वो आप करोगे. दैट इज अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी मीन्स बीइंग आंसरेबल फॉर द आउटकम ऑफ द असाइन ड्यूटी. जो असाइन वर्क है, असाइन ड्यूटी है, उसके आउटकम के लिए, जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसके लिए आप आंसरेबल होगे. दैट इज अकाउंटेबिलिटी. इट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. और ये भी बॉटम टू टॉप चलती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह. दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में.
एज ए सबॉर्डिनेट हम, क्योंकि अब सबॉर्डिनेट अकाउंटेबल होता है अपने वर्क के लिए, परफॉर्मेंस के लिए सुपीरियर की तरफ। दीज आर द थ्री टर्म्स, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इनके बीच में कंपैरिजन किस किसके, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में। बेसिस पहला है मीनिंग। अथॉरिटी का क्या मतलब है, राइट टू कमांड, मतलब कमांड देने का राइट, कमांड देने का, ऑर्डर देने का हक। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एन असाइन टास्क, कोई भी असाइन टास्क है उसको परफॉर्म करने का कंपल्शन या ऑब्लिगेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबिलिटी, आंसरेबिलिटी मतलब जवाब देने की, जवाबदेही, जवाबदेही होती है ये फॉर द आउटकम, जो भी आउटकम है असाइन टास्क का, उसकी आंसरेबिलिटी इज अकाउंटेबिलिटी। देन डेलीगेशन, अथॉरिटी डेलीगेट की जा सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली डेलीगेट नहीं की जा सकती, बेशक आपने किसी और को दे रखी है पर आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इस चीज के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटायरली डेलीगेट नहीं की जा सकती, थोड़ी बहुत की जा सकती है। और अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं की जा सकती, जो काम जिसको दिया गया है वही उसके लिए आंसरेबल होगा, तो वो अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती है। ओरिजिन फॉर्मल पोजीशन से आती है, ये डेलीगेटेड अथॉरिटी से आती है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से ओरिजिनेट होती है। फ्लो डाउनवर्ड होता है अथॉरिटी का, दैट इज सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट, वो टॉप से बॉटम जाता है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सेम है, अपवर्ड इनका फ्लो होता है, और मतलब सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर, अपवर्ड, बॉटम टू टॉप। अब इम्पोर्टेंस क्या है डेलीगेशन की, ये था डेलीगेशन का मीनिंग और उसके थ्री मेन टर्म्स जो यूज किए जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, और उनके बीच में डिफरेंस। अब इम्पोर्टेंस क्या है डेलीगेशन की, डेलीगेशन इज ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट इज डेलीगेशन। अब इसकी क्या जरूरत पड़ती है ऐसा करने की, पहला इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि इफेक्टिव मैनेजमेंट हो सके, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर कर ली जाती है, तो उससे मैनेजर्स को और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स पे कंसंट्रेट करने के लिए टाइम मिलता है। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉय के बीच में मोटिवेशन बनी रहती है कि मुझे अथॉरिटी डेलीगेट की गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, तो उससे वो और ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। ग्रोथ में फैसिलिटेशन होता है, ग्रोथ होती है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, हायरार्की मैनेजमेंट की हायरार्की का एक बेसिस की तरह काम करती है, और बेटर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन भी बेटर रहता है। ये हो गया डेलीगेशन। अब सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सारी पावर एक सेंटर में, सेंट्रल, सेंट्रलाइजेशन में क्या मेन वर्ड आता है, सेंटर, तो सेंटर में है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है सारी वो सेंटर में है, मतलब एक एक इंसान के पास, एक लिमिटेड लोगों के पास है, सेंटर में, सब में बटी हुई नहीं है, एक बीच में सेंटर है जिसके पास सारी पावर है। ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इज रिटेन विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट, और सेंटर क्या है यहाँ पे, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी और सारी पावर जितनी होती है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है, ये सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द हायर लेवल मैनेजमेंट, जितने भी डिसीजन है वो हायर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं सेंट्रलाइज फॉर्म में। दो एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं हो सकती, एज इट में डिस्टर्ब द प्रोडक्शन एफिशिएंसी। अगर कंप्लीटली सेंट्रलाइज होगी हर चीज के लिए, टॉप लेवल से ही परमिशन ली जाएगी, तो काम बहुत डिले होगा, तो इफिशियंसी नहीं हो पाएगी, प्रोडक्शन इफिशियंसी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी, और डिस्करेज होंगे डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज काम अच्छे से करने के लिए, अपनी बेस एबिलिटी से वो काम करेंगे नहीं, तो प्रॉपरली सेंट्रलाइज नहीं हो सकती जी, उसमें कुछ कुछ डिसेंट्रलाइजेशन भी होगी। Hence, for this, a balance between centralization and decentralization is needed. इसलिए काम अच्छे से हो, इफेक्टिवली हो, उसके लिए एक बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। और ये कैसे होगा कि सेंट्रलाइजेशन कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स पे सेंट्रलाइजेशन किया जाए, और जो कम इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट मैटर्स है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए। इस तरह से एक बैलेंस बना के रखना होगा। डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन क्या था, सारी पावर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी सेंटर में थी, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास थी। यही डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, ये डेलीगेट कर दी गई है, मतलब लोगों में बांट दी गई है, शेयर्ड अमंग ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑल डिपार्टमेंट, सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में बांट दी गई है। डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस, initiative. First point is initiative. Develops initiative among subordinates as they feel motivated to take decisions on their own. एक इनिशिएटिव की फीलिंग को डेवलप करता है डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो मोटिवेटेड फील करते हैं अगर उनको डिसीजन अपने लिए लेने दिए जाते हैं, तो इट गिव्स लोअर मैनेजमेंट लेवल्स अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, और लोअर मैनेजमेंट को भी एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी, पावर का सेंस कि हमारे पास भी कुछ पावर है, इस तरह की फीलिंग देती है डिसेंट्रलाइजेशन बाय अलाउइंग देम टू मेक देयर ओन डिसीजन।
Furthermore, it fosters a sense of self confidence. इससे self confidence भी बढ़ता है, self reliance भी बढ़ता है उनके बीच में. When power is given to lower level managers, they learn to face new difficulties. जब power lower level managers को दी जाती है तो वो difficulties को फेस करना सीखते हैं एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखते हैं अपने लेवल. मैनेजरियल कॉम्पिटेंस भी डेवलप होती है. डिसेंट्रलाइजेशन से एबिलिटीज दिखा पाते हैं, हायर लेवल पोजीशंस के लिए प्रिपेयर करवाते हैं एम्प्लॉयज अपने आप को. क्विक डिसीजन मेकिंग होती है. डिसीजन मेकिंग में डिले नहीं होता. बार बार टॉप लेवल से पूछना पड़ेगा. एक लंबी हायरार्की चलेगी, उससे तो बहुत टाइम लगेगा डिसीजन लेने में. और किसी डिसीजन को क्विक रिस्पॉन्स चाहिए तो वो नहीं हो पाएगा. तो डिसीजन क्विक हो पाते हैं यहाँ पे. कंट्रोल. Decentralization aids in better evaluating the organization's effectiveness. Decentralization aids in the analysis and evaluation of each department's performance. हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के एनालिसिस और इवेल्युएशन हो पाता है डिसेंट्रलाइजेशन से. एज अ रिजल्ट द लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ ईच डिपार्टमेंट एज वेल एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लियरली एनालाइज्ड. ग्रोथ होती है डिसेंट्रलाइजेशन से, और टॉप लेवल मैनेजर्स का जो वर्कलोड है वो कम होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक इज difference between delegation and decentralization. This is the last topic of this chapter. Delegation और decentralization में mainly differences क्या है. Delegation, अगर एक simple terms of words के ऊपर जाएं तो delegation क्या है? पावर को शेयर करना. जो भी अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो शेयर की जा रही है सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट. ठीक है. और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है? जो भी है, जो काम है, जो डिसीजन मेकिंग और सारी पावर की अथॉरिटी है वो सेंटर में ना होके, टॉप लेवल मैनेजर के पास ना होके, सारे लेवल्स पे है. सो इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है? नेचर. डेलीगेशन का नेचर कंपलसरी है. कंपलसरी एक्ट है ये, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल सारे टास्क अपने आप नहीं कर सकता, तो डेलीगेशन करना ही पड़ेगा, मतलब काम को बांटना ही पड़ेगा. डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल होती है, पॉलिसी डिसीजन है, ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन है ये. इट इज डन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, और टॉप लेवल मैनेजमेंट अपनी मर्जी से करता है. ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी नहीं है, ये करना ही पड़ता है. मतलब कुछ ना कुछ काम के लिए मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ता है, या काम को डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ता है. इसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तीनों आती है. यहाँ पे ये टॉप लेवल का डिसीजन होता है, करना है या नहीं करना है, ये वॉलंटरी होता है. फ्रीडम ऑफ एक्शन, मोर कंट्रोल रहता है सुपीरियर्स का, तो फ्रीडम कम होती है डिसीजंस की. यहाँ पे लेस कंट्रोल होता है सुपीरियर्स का, तो फ्रीडम ज्यादा होती है. स्टेटस. इट इज अ प्रोसेस फॉलो टू शेयर टास्क. इसमें टास्क शेयर की जाती है, स्टेटस का कोई लेना देना नहीं. इट इज द रिजल्ट ऑफ द पॉलिसी डिसीजन. ये पॉलिसी डिसीजन का रिजल्ट है टॉप लेवल मैनेजमेंट की. स्कोप. इसका नैरो स्कोप है. डेलीगेशन का नैरो स्कोप है, एज इट इज लिमिटेड टू सुपीरियर एंड हिज इमीडिएट सबॉर्डिनेट, क्योंकि ये लिमिटेड है सुपीरियर और उसके इमीडिएट सबॉर्डिनेट तक. और इट हैज वाइड स्कोप. इसका वाइड स्कोप है, एज इट इम्प्लाइज एक्सटेंशन ऑफ delegation to the lowest level of management. Purpose. इसका पर्पस क्या है? टू लेसन द बर्डन ऑफ द मैनेजर, मैनेजर के बर्डन को कम करना. और डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस क्या है? टू इंक्रीज द रोल ऑफ द सबॉर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय गिविंग देम मोर ऑटोनॉमी. और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है, पर्पस है मेनली कि जो सबॉर्डिनेट्स का रोल है, जो उनका वो जो काम कर रहे हैं, उनकी एक जो रोल वो निभा रहे हैं, उनको बढ़ाना, उनको ज्यादा ऑटोनॉमी देना. दैट इज द पर्पस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. चैप्टर हमारा था ऑर्गेनाइजिंग. ओके. आई होप आप लोगों को समझ आया होगा. अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन में मिल जाएगी, और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं. और अगर आपको बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी के पेड बैचेस चाहिए तो उसके लिए भी आप स्टडीफाई सक्सेस की एप्लीकेशन पर जाके चेक कर सकते हैं. बहुत ही रीजनेबल रेट्स है, और इन सब्जेक्ट्स को मैं ही डील करूंगी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.